नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र जाट आपका स्वागत करता हूं द एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं के पशुपालन की। किसकी बात करेंगे? कक्षा 11वीं के पशुपालन की। किसकी बात करेंगे? कक्षा 11वीं के पशुपालन की। इसके पहले हमने सिलेबस के बारे में देख लिया था, कौन कौन से विषय हमें पढ़ना है और कौन कौन सी चीजें हमें पढ़ना है। तो बेटा सबसे पहला हमारा आता है भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुओं उनसे उत्पाद का महत्व। कि भैया भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार कृषि का महत्व होता है, जिस प्रकार फसलों का महत्व होता है, कहीं ना कहीं उसी प्रकार पशुओं का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। जिस प्रकार फसल उत्पादन का महत्व भारत की अर्थव्यवस्था में होता है, उसी प्रकार पशुओं का भी अत्यधिक महत्व भारत की अर्थव्यवस्था में होता है। बेटा कैसे होता है सर? कि अगर बात करें कि पशुओं से हमें दूध प्राप्त होता है, पशुओं से हमें दूध प्राप्त होता है, पशुओं से हमें ऊन प्राप्त होता है, पशुओं से हमें मांस प्राप्त होता है। ये सब हमें पशुपालन के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। बेटा दूध भी हमें प्राप्त होता है, ऊन भी भेड़ के द्वारा प्राप्त होता है, और सुअर या पिग फार्मिंग के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है? बेटा मांस प्राप्त होता है। ये सारी हम किसमें पढ़ेंगे? बेटा पशुपालन में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन का क्या महत्व है। बेटा सबसे पहला है मिल्क प्रोडक्शन। क्या है बेटा? सबसे पहला है मिल्क प्रोडक्शन, दूध का उत्पादन। पशुओं से प्राप्त दूध को संपूर्ण आहार माना गया है। बेटा जो पशुओं से प्राप्त हमें दूध होता है उसे हमने संपूर्ण आहार कहा गया है। संपूर्ण आहार क्यों कहा गया है? बेटा उसमें विभिन्न प्रकार के विटामिन, प्रोटीन, वसा, सारी चीज जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा देने के लिए आवश्यक होती है, वो सारी की सारी चीजें किसमें उपस्थित होती है? बेटा दूध में उपस्थित होती है। किस में उपस्थित होती है? दूध में उपस्थित होती है। बेटा दूध में प्रोटीन होती है कि यस सर दूध में प्रोटीन होती है। सर दूध में वसा होती है कि हाँ सर दूध में वसा होती है। दूध में शर्करा होती है बेटा कि दूध में शर्करा भी होती है सर, जिसे हम क्या बोलते हैं? लैक्टोज बोलते हैं। दूध की शर्करा को क्या बोलते हैं बेटा? लैक्टोज बोलते हैं दूध की शर्करा को। इसके अलावा और क्या होता है बेटा? कि इसके अलावा सर कार्बोहाइड्रेट भी होता है दूध में। बिल्कुल होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। कार्बोहाइड्रेट के बाद दूध में रेश जो कार्बोहाइड्रेट के बाद और क्या होता है बेटा? प्रोटीन हो गया, शर्करा हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व भी इसमें होते हैं बेटा। मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं, खनिज तत्व भी इसमें पाए जाते हैं बेटा। खनिज तत्व भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। किस प्रकार के खनिज तत्व भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं? अब क्या होता है बेटा, आज के समय में हम प्रोटीन लेने के लिए अलग चीज लेते हैं कि सर हमें प्रोटीन खाना है तो हम प्रोटीन का अलग डब्बा ले आए, वसा खानी है तो हम वसा के लिए अलग चीज ले आए। लेकिन दूध एक ऐसा पदार्थ है बेटा, दूध पीना चाहिए बेटा, हर व्यक्ति को दूध पीना चाहिए, क्योंकि दूध में सभी प्रकार के पोषक तत्व या सभी प्रकार के मिनरल्स एक ही जगह हमें देखने को मिल जाते हैं बेटा। प्रोटीन भी मिलती है, शर्करा भी मिलती है, वसा भी मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट भी हमें देखने को यहाँ पर मिलता है बेटा। इसके बाद आगे हम बात करें, भारत में दूध का प्रयोग अरे दूध का प्रयोग चाय बनाने में करते हैं ना। चाय के लिए क्या? और भारत के लोग तो चाय के बिना रह ही नहीं सकते हैं। एक बार खाने के बगैर रह सकते हैं, लेकिन भारत के लोग चाय के बिना नहीं रह पाते। एक बार खाना खाना भूल जाएंगे, लेकिन चाय पीना भारत के लोग नहीं भूलेंगे। इसीलिए दूध का प्रयोग घी बनाने में। अरे बिना घी की रोटी अच्छी लगती है क्या? कि सर नहीं लगती है। कि घर में मम्मी के हाथ की गरम गरम रोटी और उसके ऊपर लगा हुआ घी और गुड़, आहा मजे आ जाएंगे। इसीलिए बेटा घी का उत्पादन भी भारत में बहुत अच्छे स्तर पर किया जाता है। इसके बाद मक्खन। अरे मक्खन होता है, माखन चोर सुना हो? अरे वही मक्खन जो भगवान कृष्ण खाते थे। तो सोचो बेटा कि पशुपालन कितने पुराने समय की बात है। जब कृष्ण भगवान इस धरती पर थे तब भी पशुपालन किया जाता था। कि जब कृष्ण भगवान इस धरती पर थे, इस लोक में थे, तब भी पशुपालन किया जाता था। और उस समय भी दूध के द्वारा क्या बनाया जाता था बेटा? मक्खन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता था? मक्खन बनाया जाता था। उस समय गोपियां भी कहती थी ना कि आ गयो माखन चोर। कौन आ गयो बेटा? माखन चोर। तो माखन क्या होता है बेटा? मक्खन ही होता है। अरे आ गयो माखन चोर, वो कौन है? मक्खन था बेटा। भगवान कृष्ण किसको खाते थे बेटा? मक्खन को खाते थे। पनीर। अरे पनीर के बिना कोई ब्याह संभव है? कि सर पनीर के बिना कोई भी शादी संभव नहीं है। अगर पनीर नहीं होगा शादी में
तो वो सादी सादी नहीं मानी जाएगी। इसीलिए पनीर भी किससे बनता है बेटा, एक प्रकार का दूध को संगलित करने के बाद जो पदार्थ बनता है उसे ही हम पनीर बोलते हैं बेटा। तो पनीर भी हम किससे मिला है, कहीं ना कहीं पशुओं का ही एक प्रकार का उत्पाद है। पशुओं से हमें दूध मिलता था और दूध का हम क्या बनाते थे, पनीर। इसके बाद बेटा खोआ, अरे खोआ, खोआ इसे क्या बोलते हैं, मावा। क्या बोलते हैं, मावा। दिवाली के समय में जो मम्मी कढ़ाई लेके बैठती थी, रात में 12-1 बजे तक बैठी रहती थी, दूध को गर्म कर करके 10 लीटर दूध को बना बना के उकाल उकाल के उस 10 लीटर दूध को कहाँ लाती थी बेटा, 1 लीटर पर गाढ़ा दूध मिलता था। उस 1 लीटर गाढ़े दूध को ही बोलते बेटा खोआ या मावा, जो कि गुलाब जामुन बनाने में काम आता था। चाहे 13वीं हो, चाहे कोई बर्थडे हो, चाहे शादी हो, चाहे लगन हो, चाहे विदाई समारोह हो, सभी जगह किसकी जरूरत है बेटा, मावा की जरूरत है। चाहे खुशी का माहौल हो, चाहे पार्टी का माहौल हो, चाहे कोई पास हो, चाहे कोई मेरिट में आए, सबको क्या खिलाना चाहिए, मावा। मावा की मिठाई हम खिलाते हैं बेटा, किसकी मिठाई, मावा की मिठाई खिलाते हैं बेटा। इसके बाद दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत एक अग्रणी देश रहा है। दूध उत्पादन के अगर मामले में देखा जाए तो एक हमारा अग्रणी देश है भारत। यहाँ पर दूध उत्पादन में हमारे देश की जो रैंक है बेटा वो फर्स्ट रैंक है और चीन की सेकंड रैंक है। दूध उत्पादन में हमारा देश फर्स्ट है और भारत में भी अगर सबसे ज्यादा दूध उत्पादन की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कहाँ होता है बेटा, उत्तर प्रदेश। कहां पर होता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है। इसके बाद अगर बात करें हमारे देश में 1984-85 की बात हो रही है। 1984-85 इसलिए इन्होंने इसलिए लिखा बेटा क्योंकि इस समय ऑपरेशन फ्लड चला था। कौन सा बेटा, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड को बोलते बेटा श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, इस समय बेटा श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी बेटा, श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। किसकी, श्वेत क्रांति 1, श्वेत क्रांति 2 और श्वेत क्रांति 3। ये 3 प्रकार की श्वेत क्रांतियां हमारे देश में आई थी। और श्वेत क्रांति लाने का जो श्रेय जाता है बेटा, एक वैज्ञानिक, एक भैया जी थे, उन भैया जी का नाम क्या है बेटा, वर्गीस कुरियन। क्या नाम है, वर्गीस कुरियन। क्या नाम है बेटा, वर्गीस कुरियन। 26 नवंबर, याद होगा कुछ, इसी दिन 26 नवंबर जी को वर्गीस कुरियन जी क्या हुआ, अरे वर्गीस कुरियन 26 नवंबर याद रखना। इस 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, दुग्ध दिवस इस 26 नवंबर को हमारे भारत में मनाते हैं हम, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। 26 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। तो ऑपरेशन फ्लड 1 आया, सेकंड आया और थर्ड आया बेटा। ये जब आया था इस समय दूध की उपलब्धता थी बेटा हमारे देश में 105 ग्राम। और अब जब तीसरा आते आते जब बात आई थी तो इस समय 148 ग्राम दूध का प्रति व्यक्ति उपलब्धता हो गई थी। जब ऑपरेशन फ्लड पहला आया था उस समय 105 ग्राम दूध एक व्यक्ति के लिए था। लेकिन ऑपरेशन थर्ड या श्वेत क्रांति का तीसरा चरण आते आते दूध की उपलब्धता कितनी हो गई थी बेटा, 148 ग्राम एक व्यक्ति के लिए दूध की उपलब्धता हो गई थी। अब बात हो रही है यहाँ पर 1984-85 में दूध उत्पादन कितना था बेटा, 4 लाख टन था। कितना टन था, 4 लाख टन था, जो आज लगभग 1000 लाख टन है। अरे 410 लाख टन था जो आज 1000 लाख टन के लगभग पहुंच गया है। क्योंकि पहले, अब बात वही आती है कि पहले प्राचीन पशुपालन होता था, अब आधुनिक पशुपालन होता है। आज मशीनों का यूज होता है। आज इस प्रकार के पशु आहार आ गए हैं जो पशुओं का दूध का उत्पादन बढ़ा देते हैं। विभिन्न प्रकार के पशु आहार जो दूध का उत्पादन बहुत तीव्र गति से बढ़ाने का काम करते थे। साथ ही दुग्ध व्यवसाय में करीब 1 करोड़ रुपए में अधिक का है। कितने का बेटा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है। आज तो दूध का जो व्यवसाय है वो 1 लाख करोड़, कितना, 1 लाख करोड़ का व्यवसाय है बेटा दूध उत्पादन। ठीक है, आज भारत सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। हमारे देश में दुधारू पशुओं की संख्या विश्व में उपस्थित। अब हम आगे देखेंगे कि किस किस प्रकार से हमारे देश में पशुओं की संख्या विद्यमान है।
क्योंकि जितने ज्यादा पशु होंगे उतने ही ज्यादा दूध का उत्पादन होगा, जितने ज्यादा दूध पशु होंगे उतने ही ज्यादा दूध का उत्पादन होगा। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की। ये दुग्ध उत्पादन हो गया। अब नेक्स्ट आ रहा है बेटा अपना मांस उत्पादन। क्या आ रहा है बेटा? मांस का उत्पादन। अब बात करें हम मांस के उत्पादन की। अभी हमने दूध उत्पादन देख लिया, अब बात करेंगे हम किसके? मांस के उत्पादन की। यह है बेटा हमारा मांस उत्पादन। अरे मांस किस लिए खाते हैं? अरे मांस खाते हैं प्रोटीन की पूर्ति के लिए। किसके लिए खाते हैं? प्रोटीन की पूर्ति के लिए खाते हैं। मांस किसके लिए खाते हैं? प्रोटीन की पूर्ति के लिए खाते हैं। तो मांस प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। मांस की प्राप्ति अधिकतर शाकाहारी पशुओं से होती है। बेटा जितने भी शाकाहारी पशु होते हैं, जितने भी शाकाहारी पशु होते हैं, उनसे ही मांस का उत्पादन किया जाता है। जैसे बकरी, अब बकरी क्या मांसाहारी? क्या बकरी कोई किसी और किसी चीज को खाती है क्या? नहीं सर, बकरी तो सिर्फ घास खाती है, इसलिए बकरी से भी बहुत अच्छा मांस का उत्पादन होता है। मांस के लिए भेड़, बकरी, यहां लिखा हुआ नहीं है पूरा, बकरी, भैंस तथा सुअर आदि मुख्य रूप से पाले जाते हैं। ये सारे जो जानवर होते हैं बेटा, ये सारे के सारे मांस उत्पादन के लिए पाले जाते हैं। किसके लिए बेटा? मांस उत्पादन के लिए पाले जाते हैं। वर्ष 1980 में पूरे देश में 28 गौशालाएं थी, जिसमें 394 लाख पशुओं का प्रतिवर्ष वध किया जाता था। ओ हो, कितना वध किया जाता था? 394 लाख पशुओं का वध किया जाता था, जिससे कि मांस की उत्पादकता बढ़ाई जा सके। मांस की बढ़ती मांग कारण इनकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ी। जैसे जैसे मांस की जो मांग है बेटा, अगर मांग बढ़ती है डिमांड बढ़ती है, मांग बढ़ती है डिमांड बढ़ती है, तो वस्तुओं की भी अगर मांग बढ़ने लग जाती है, डिमांड बढ़ती है, तो बेटा उसके प्राइस भी बढ़ जाता है, उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। तो आज मांस का प्राइस भी बढ़ा है। और कहीं ना कहीं जो ये गौशालाएं, ये पशुशालाएं थी, गौशालाएं नहीं, यहाँ पर क्या बेटा? पशुशालाएं। जो पशुशालाएं थी हमारे देश में, उनकी भी संख्या दिन ब दिन बढ़ती गई। और ये 394 लाख पशुओं का प्रतिवर्ष वध किया जाता था, इनकी भी संख्या कहीं ना कहीं बढ़ती गई, क्योंकि डिमांड बढ़ी, लोगों की मांग बढ़ी, डिमांड बढ़ी, इसलिए इनकी जो पशुशालाएं थी ये भी बढ़ती गई। इसके बाद आते हैं बेटा वूल प्रोडक्शन। वूल प्रोडक्शन यानी ऊन का उत्पादन। किसकी बात आती है बेटा? ऊन के उत्पादन की। किसकी बात आती है बेटा? ऊन के उत्पादन की। अब ऊन का क्यों उत्पादन करते हैं सर? आपने देखा होगा ठंड के दिनों में जो चीनी व्यापारी आते हैं, वो हमारे लिए गर्म गर्म कपड़े लेके आते हैं ठंड के दिनों में। तो वो गर्म कपड़े किसके द्वारा बनते हैं? तो बेटा वो कहीं ना कहीं ऊन के द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाए जाते हैं बेटा? ऊन के द्वारा बनाए जाते हैं। तो जो ऊन उत्पादन होता है बेटा, भारत ऊन उत्पादन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण देश रहा है। बीकानेरी भेड़ों से प्राप्त ऊन का निर्यात इंग्लैंड व अमेरिका में किया जाता है। अरे बेटा एक बीकानेरी भेड़ है। कौन सी भेड़? बीकानेरी भेड़। वैसे अगर बात करें कि सर किस भेड़ का ऊन देश विश्व में सर्वोत्तम माना गया है, किस भेड़ का ऊन जो विश्व में है वो सर्वोत्तम माना गया है, तो बेटा एक भेड़ का नाम है मेरिनो। मेरिनो, ये मेरिनो भेड़ है बेटा, इसका ऊन विश्व में सर्वोत्तम माना गया है। इस मेरिनो भेड़ का ऊन है बेटा पूरी दुनिया में सर्वोत्तम माना गया है। और अगर हमारी भारत में बात करें तो बीकानेरी भेड़, अरे जो बड़े बड़े बाबा आते हैं, जैसे डोबला रख के बहुत सारी भेड़ जाती है और उनके पीछे लठ लेके जाते हैं बेटा, वो कहाँ की, उनकी वेशभूषा कहाँ की है बेटा? राजस्थान की दिखती है तुम्हें, और उनकी भाषाएं भी राजस्थान की है। तो सबसे ज्यादा जो भेड़ का पालन होता है वो किस राज्य में होता है बेटा? राजस्थान राज्य में होता है। और उसी राजस्थान में एक जिला है बीकानेर। उसी राजस्थान में एक जिला है बेटा बीकानेर। अरे तुम्हें रोड क्रॉस करते हुए कहीं खेतों में बहुत सारी भेड़ के, तुम्हें गुच्छे के गुच्छे में भेड़ बहुत सारी संख्या में भेड़ दिखेगी। और उन्हें चराने वाले जो भेड़िए होते हैं, जिसे अपन हिंदी भाषा में बोलते हैं गडरिए। क्या बोलते हैं बेटा? गडरिए। आपने एक मूवी देखी होगी शाहरुख खान की पहेली, एक पिक्चर देखी होगी आपने शाहरुख खान की, पहेली मूवी देखी होगी, बहुत पुरानी मूवी है पहेली भूत की, जिसमें शाहरुख खान के दो डबल रोल है। एक भूत रहता है और एक अच्छा वाला रहता है और एक भूत रहता है बेटा। दो प्रकार के शाहरुख खान रहते हैं। उसमें
उन दोनों की पहचान कौन करवाता बेटा? उन दोनों में से कि भैया ये वाला भूत है और ये वाला इंसान है, इसकी पहचान कौन करवाता बेटा? अमिताभ बच्चन करवाता है। वो भी एक प्रकार का गडरिया था उस समय का। क्या था? गडरिया। अमिताभ बच्चन भी बड़ी बड़ी गटर माला ऊपर पहनता था और बड़े बड़े लठ अपने पास रख के घूमा करता था। उसे ही बोलते बेटा गडरिये। जो गार्डर हिंदी भाषा या अपने गांव की भाषा में हम गार्डर बोलते हैं, उस भेड़ को क्या बोलते हैं? गार्डर। और गार्डर को चराने वाले को हम गडरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गडरिया। तो ये गडरिया क्या करते हैं? विभिन्न राज्यों में जब राजस्थान में पानी की कमी होती है तो ये भेड़ अपनी भेड़ को चराने के लिए, जब वहां पर हरियाली खत्म हो जाती है तो ये अपनी भेड़ को चराने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य स्थानांतरित हो जाते हैं। तो उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। उसी राजस्थान में एक जिला पड़ता है बेटा बीकानेर, और बीकानेर की जो भेड़ होती है उनका ऊन सर्वोत्तम माना गया है। हमारे भारत में उन बीकानेरी भेड़ों का ऊन सर्वोत्तम माना गया है, जो कि इंग्लैंड व अमेरिका के लिए अपने यहां से निर्यात किया जाता है बेटा। अपने यहां से कहां निर्यात किया जाता है? इंग्लैंड और अमेरिका में निर्यात किया जाता है बेटा। इसके बाद भेड़ों से प्राप्त होने वाली विदेशी आय का अधिकांश भाग चोकला और रेम्बेल प्रजाति के भेड़ों से प्राप्त होता है। ये भी बेटा दो प्रकार की भेड़ की प्रजाति है बेटा, चोकला और रेम्बेल। चोकला और रेम्बेल की भेड़ की जो ऊन होती है वो भी विदेशों में काफी मांग रहती है, उनकी भी डिमांड काफी विदेशों में रहती है। तो उनसे भी हमें विदेशी आय अर्जित होती है, उनसे भी हमें विदेशी आय अर्जित होती है बेटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद बकरियों से भी प्रतिवर्ष मोहिरे एवं पश्मीना मिलता है। बकरियों से भी प्रतिवर्ष मोहिरे एवं पश्मीना मिलता है बेटा। पश्मीना एक प्रकार की ऊन ही है बेटा। बकरियों से मिलने वाली ऊन को क्या बोलते हैं? मोहेर एवं पश्मीना। पश्मीना बकरी की भी नस्ल भी है बेटा, पश्मीना। ठीक है, जो बकरियों के द्वारा जो ऊन प्राप्त होता है उसे मोहेर एवं पश्मीना बोलते हैं बेटा। इनकी विदेशियों में बड़ी मांग है। इनसे गोमती शाल, कंबल एवं अन्य कीमती कपड़े बनते हैं। विश्व की 25% बकरियां भारत में पाई जाती है। अरे विश्व की कितनी परसेंट? 25% जो बकरियां होती है, 25% जो बकरी है ये भारत में पाई जाती है। और भारत में भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इसीलिए जो बकरी अनुसंधान संस्थान है, बकरी अनुसंधान जो बकरी अनुसंधान संस्थान है बेटा, जो बकरी अनुसंधान संस्थान है ये कहां पर है? ये मथुरा उत्तर प्रदेश। कहां पर है बेटा? मथुरा उत्तर प्रदेश। बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? मथुरा उत्तर प्रदेश। इसके बाद हड्डियों की बात होती है। अरे हड्डियों के भी तो काम आते हैं बेटा। जो पशु मर जाते हैं उनसे जो हड्डियां हमें मिलती है उन हड्डियों का भी बहुत यूज होता है। क्या यूज होता है सर? कि उनसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, पीओपी बनाते हैं, कास्ते बनाते हैं। इसके बाद जो प्लास्टर हमारे जो हड्डी वगैरह टूट जाती है, जो उस समय पीओपी बनता है, उसे भी बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। वो भी फास्फोरस इससे ही बनता है। किससे? हड्डियों से बनता है। इसके बाद इन हड्डियों का बुरादा हम खेत में भी एज ए फास्फोरस की उपलब्धता पूर्ण करने के लिए भी हड्डियों का बुरा हम खेत में छिटकने का काम करते हैं या बुरकाव करने का काम करते हैं। अब देखना बेटा, मरने के पश्चात पशुओं से प्राप्त हड्डियों का काफी महत्व है। हड्डियों का उपयोग अस्थि चूर्ण के रूप में उर्वरक, अभी मैंने बताया था बेटा कि अगर खेत में फास्फोरस की कमी है तो हम वहां पर हड्डियों का चूरा भी डालकर फास्फोरस की उपलब्धता को पूर्ण कर सकते थे। इसके बाद खनिज मिश्रण, मिनरल मिक्सचर में किया जाता है। भारत में हड्डियों का अच्छी मात्रा में निर्यात किया जाता है जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। भारत से पशुओं की हड्डियों का भी अच्छी मात्रा में दूसरे देश में निर्यात किया जा सकता है और निर्यात किया जाता है, जिससे विदेशी आय का भी हम उपार्जन करते हैं। विदेशी आय को भी हम यहाँ पर अपना संग्रहित करने का काम करते हैं बेटा। इसके बाद अगले उत्पाद क्या है हमारा? चर्म एवं खाल। अरे जो पशु मर जाते हैं उनकी खाल का भी कहीं ना कहीं यूज हम लेते हैं। उनकी पशुओं की जो चर्म जो होती है, जो खाल होती है, जो चमड़ा होता है बेटा, उसके हम जूते बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जूते बनाते हैं। कई सारे सामान जो होते हैं, बेल्ट जो रहते हैं वो भी हम बोलते हैं लेदर का बेल्ट। तो लेदर का बेल्ट कहां से आता है? लेदर के जूते, लेदर की बॉल, ये सब किसके बने होते हैं? वो पशुओं की चमड़ी या पशुओं की छाल के ही बने होते हैं, खाल के ही बने होते हैं। और जो चर्म और खाल का सबसे बड़ा कारखाना है बेटा, ये कहां पर है? कानपुर के उत्तर प्रदेश में। कहां पर है बेटा? कानपुर के उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा चर्म उद्योग या चर्म का कारखाना
कानपुर उत्तर प्रदेश में। यहां तक सभी को क्लियर है बेटा? जितने मैंने पॉइंट्स लिखवाए ये पॉइंट्स अपनी कॉपी में नोट करते चलना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में भी और आने वाले भविष्य के भी समय में भी आपको काम आने वाला है। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर? अब अपन आगे बात करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं बेटा। अब अपनी आगे जो बात आएगी चर्म एवं खाल, किसकी बात आएगी बेटा? चर्म एवं खाल, स्किन एंड लेदर। अरे लेदर के बेल्ट और लेदर के जूते किससे प्राप्त होते हैं? मरे हुए पशुओं से प्राप्त होते हैं। गाय, भैंस, ऊंट, घोड़े आदि एवं अन्य बड़े पशुओं का बाह्य आवरण चर्म कहलाता है। ये जो बाह्य आवरण होता है, ये अपनी दिख रही है हल्की सी, ये इसे बोलते हैं इपिडर्मिस। क्या बोलते हैं बेटा? इपिडर्मिस। इसके अंदर होती है एंडोडर्मिस। एक होती है इपिडर्मिस और एक होती है एंडोडर्मिस। जो इपिडर्मिस होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? चर्म बोलते हैं। अरे चर्म रोग का नाम सुना होगा, जो स्किन पर हो जाता है, धब्बे धब्बे हो जाते हैं, उसे चर्म रोग बोलते हैं। तो ये चर्म वहीं से लिया गया कि जो बाहरी आवरण होता है, चमड़ी होती है पतली, उसे बोलते हैं चर्म। उसे क्या बोलते हैं? चर्म। तथा भेड़, बकरी, छोटे पशुओं का बाह्य आवरण खाल कहलाता है। अब बेटा याद रखना हमेशा, खाल और चर्म में अंतर रखना। ये होती है खाल और एक होती है चर्म। जो बड़े पशु होते हैं, जो बड़े बड़े पशु होते हैं, उनके बाहरी आवरण को चर्म बोलते हैं, और जो छोटे पशु होते हैं उनको हम खाल बोलते हैं बेटा। क्योंकि बड़े पशुओं की खाल नहीं निकाल सकते हैं, सिर्फ ऊपर की एपिडर्मिस निकालते हैं। पूरी खाल हम बड़े पशुओं की नहीं निकाल सकते, लेकिन छोटे पशुओं की पूरी खाल हम निकालते हैं। और बड़े जो पशु रहते हैं, बड़े बड़े पशु रहते हैं, उनके खाल की सिर्फ ऊपर की सतह निकालते हैं। उनके खाल की सिर्फ ऊपर की एपिडर्मिस, या इसे अधिचर्म भी बोल सकते हैं। दो प्रकार की चर्म होती है, एक अधिचर्म होती है और एक अधोचर्म होती है। जो बड़े पशु होते हैं उसमें सिर्फ अधिचर्म निकालते हैं, खाल में से पूरी खाल नहीं निकालते, सिर्फ अधिचर्म या ऊपर की चर्म निकालते हैं। और जो छोटे पशु होते हैं उसमें पूरी हम छाल की छाल निकाल लेते हैं बेटा, उसे हम खाल बोलते हैं बेटा। तो छोटे पशुओं में खाल बोलते हैं और बड़े पशुओं में हम चर्म। विश्व में उत्पन्न खालों का 10% भाग हमारे देश में उत्पन्न होता है। कि विश्व में जो उत्पन्न जितनी भी खाल होती है बेटा, उसका 10% उत्पादन कहां पर होता है? 10% प्रोडक्शन कहां पर होता है बेटा? हमारे देश में होता है। इन पशुओं से प्राप्त चर्म एवं खाल से अरे बेल्ट बनते हैं बेटा। ये जो बेल्ट अपन पहनते हैं ना, ये बेल्ट भी किससे बनते हैं? खाल से बनते हैं, चर्म से बनते हैं। इसके बाद इससे अटैचियां बनती है बेटा, इससे जूते बनते हैं बेटा, बैग बनते हैं बेटा, ढोलक बनते हैं बेटा, और नगाड़े बनते हैं। अरे ढोलक तो तुमने सुना होगा, गाय जो बकरी की जो बनी होती है, जिसे मैंने बोला खाल, उसी खाल से बनते हैं ढोल। बकरी के खाल से बनते क्या? ढोल बनते हैं, नगाड़े बनते हैं, आदि बनाए जाते हैं बेटा। इसके अतिरिक्त इनसे बेशकीमती गर्म कपड़े, जैकेट भी बनते हैं। पशुधन द्वारा प्राप्त उत्पाद में चार उत्पादों को निर्यात से हमें सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किससे प्राप्त होती है? चर्म और खाल से सर्वाधिक हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। पशुओं की चर्म एवं खाल से सर्वाधिक हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसके बाद बेटा बात करें हॉर्न एवं हूफ, किसकी बात करें? हॉर्न एवं हूफ, सींग और खुर। जो सींग होते हैं पशु के, और जो पांव के जो अपने नीचे अपन जिसे पंजे बोलते हैं, उन्हें पशुओं में हम खुर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? खुर बोलते हैं बेटा। पशुओं के मरने के बाद उनसे प्राप्त उत्पादों में सींग एवं खुर का तीसरा स्थान है बेटा। सींग का भी आपने देखा होगा, जो सींग होते हैं जैसे जंगली भैंसा वगैरह होते हैं, इनकी सींग की तस्करी होती है बेटा। किस क्या होती है? तस्करी होती है। इन्हें महंगे महंगे दामों में बाहर बेचा जाता है, इसलिए ये भी एक विदेशी आय का एक अहम हिस्सा है हमारे पशु उत्पाद में। इनका उपयोग मुख्यतः बटन, कंघी, चाकू के हत्थे, उर्वरक, प्लास्टर तथा प्लास्टिक के सांचे बनाने में किया जाता है बेटा, सींग और खुर के। इसके बाद चर्बी आती है बेटा, फेट आता है। क्या आता है? फेट। जो चर्बी चढ़ी रहती है ना पशुओं में, हम देखते हैं कोई कोई व्यक्ति बहुत मोटा हो जाता है, चल नहीं पाता, तो उसमें क्या चढ़ जाती है? चर्बी चढ़ जाती है। उसी प्रकार जो पशुओं की चर्बी या फेट होती है, उसका भी हम किसके उपयोग करते हैं? मोमबत्ती, ग्रीस, साबुन आदि बनाने में किया जाता है। जो साबुन वगैरह में जो चिकनाहट आती है बेटा, जो ग्रीस में जो चिकनाहट आती है, वो चिकनाहट लाने का काम कौन करता है बेटा? पशुओं की चर्बी। कौन करता है बेटा? पशुओं की चर्बी। यहां तक क्लियर है सभी को बेटा? यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट नहीं यहां तक? सर कोई डाउट नहीं हमें? यहां तक क्लियर है सभी को?
ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, किसके, विभिन्न प्रकार के वैक्सीन निर्माण में। अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट में क्या, अभी बात कर लेते हैं इसके बारे में, अभी बात कर लेते हैं 1 मिनट की। विभिन्न प्रकार के वैक्सीन निर्माण में, अरे विभिन्न प्रकार के जो वैक्सीन बनते हैं, जैसे कोरोना वैक्सीन आई थी तो इसमें भी कुछ ना कुछ तो एंटीवायरस डाला गया होगा, मेडिसिन की बात करते हैं, जो मेडिकल में मेडिसिन होती है वो क्या प्योर होती है, वो भी कहीं ना कहीं बेटा किसी ना किसी जानवर का उत्पाद होती है, चाहे वो मछली का तेल ले लो जिसे अपन कोड ऑयल बोलते हैं, उस कोड ऑयल में विटामिन डी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए जो विटामिन डी की गोलियां होती है वो मछली के तेल से बनती है बेटा, किससे बनती है, मछली के तेल से बनती है। इसके बाद पशु रोगों के संक्रमण से मुक्ति एवं उपचार के लिए पशु से ही वैक्सीन व सीरम तैयार किया जाता है। वैक्सीन का सर्वाधिक निर्माण भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में होता है बेटा। कहां पर होता है, IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान, कहां पर है, इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश। कहां पर है, इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश। इसमें होता है यहाँ लगभग 40 से अधिक प्रकार की वैक्सीन व औषधियां बनाई जाती है बेटा। जो भी पशु में बीमारी होती है, चाहे खुरपका हो, मुंहपका हो, चाहे भेड़ में हो, चाहे बकरी में हो, विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती है, उन बीमारियों से बचने के लिए विभिन्न प्रकार की वैक्सीन बनाई जाती है। कहां पर बनाई जाती है बेटा, इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश। और इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में एक चीज और याद रखना बेटा, इज्जतनगर बरेली में भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान तो इज्जतनगर बरेली में है, साथ में भारतीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, पक्षी अनुसंधान संस्थान है बेटा, भारतीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। ये भी कहां पर स्थित है, ये भी बरेली में। कहां पर है, रायबरेली उत्तर प्रदेश। ये भी कहां पर है बेटा, भारतीय पक्षी अनुसंधान संस्थान रायबरेली उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। यहां तक क्लियर हो गया बेटा, ये 8 पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ आज अपने। अब इससे नेक्स्ट क्लास में हम अगली बात करेंगे और क्या क्या चीजें हमें पढ़ना है और किन किन उत्पादों के बारे में हमें पढ़ना है जो भारत की अर्थव्यवस्था में हमें हमारा सहयोग करे, भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम करें। ठीक है बेटा, यहां तक सबको समझ में आया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक जय हिंद, जय भारत, जय कृषि, जय विज्ञान।